गुजरात विधानसभा ने विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल को आज पारित कर दिया। पोटा कानून की तर्ज पर बने इस संशोधित विधेयक को चौथी बार विधानसभा से मंजूरी मिली है। कांग्रेस ने विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले राष्ट्रपति गुजकोक विधेयक को 2 बार खारिज कर चुके हैं। आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाए गए गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों का भारी विरोध करते हुए वॉकआउट किया। गुजरात विधानसभा में पूर्ण बहुमत के चलते ये चौथा मौका है जब राज्य की बीजेपी सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी है। गुजकोक में जो हमने प्रावधान रखे वो खास करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा सुविधा और सरलता प्राप्त हो, उसको काफी व्यापकता स्कोप मिले और पुलिस जो एविडेंस एकत्र करती है इसमें अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज की है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी पुरवार कर सके। सरकार ने 12 साल पुराने गुजकोक विधेयक में इस बार मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन इस विधेयक में पोटा और मकोका कानून की तर्ज पर कई प्रावधान बेहद कड़े हैं। मसलन इस कानून के तहत पकड़े गए आरोपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के अधिकारी के सामने दिए बयान को बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फोन पर हुई बातचीत को पुलिस रिकॉर्ड करके उसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकती है। चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है, जबकि पुलिस रिमांड की अवधि 15 की जगह 30 दिन होगी। कांग्रेस ने इन प्रावधानों का तीखा विरोध किया है। कानून बनता है लॉ एंड ऑर्डर और आवाम के हित के लिए। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में और इस देश में बीजेपी कानून को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करती है। हमने कहा कि दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुजकोक के 3 सेक्शन हटाने को बोले हैं, तब आप ये नहीं कर रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस होगा और हम इस पाप में साथ नहीं दे सकते। हमें हाउस छोड़ के निकलना पड़ा। हालांकि ये चौथा मौका है जब बहुमत की वजह से विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है, लेकिन विवादित प्रावधानों के चलते ही 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने और 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसे खारिज कर दिया था, जबकि 2009 में तीसरी बार पारित ये विधेयक अभी तक राष्ट्रपति के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस विधेयक के बारे में और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये विधेयक जरूरी क्यों है और जिसके प्रावधान है उसको लेकर आपत्तियां क्यों। हमारे साथ हैं वृंदा ग्रोवर, जो कि लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वृंदा, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरीके से वृंदा इस बिल को मैं कहूं कि एक बड़ा जो तबका है, मैं कहूं कि जो कानून विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ये इसमें जो कई सारे प्रावधान हैं वो बेहद खतरनाक हैं। आपकी नजर में वो ऐसे प्रावधान कौन से हैं और क्यों खतरनाक हैं? देखिए, इसमें बहुत से प्रावधान हैं जो बहुत खतरनाक है और ये केवल लोग अपने मनगढ़ंत ख्याल से नहीं बोल रहे। हमारा जो अनुभव रहा है टाडा कानून के साथ, पोटा कानून के साथ, वो स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह लोगों की जो हक है, आज़ादी का हक है, झूठे केस में फंसाने का हक है, वो सब का खनन करते हैं। मसलन के तौर पे इसमें कौन से प्रावधान हैं कि जो बयान है अक्यूज्ड का, वो अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिकॉर्ड करे कन्फेशन के रूप में, तो वो अब केस में कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश हो सकता है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पष्ट मनाही है कि कन्फेशन पुलिस अफसर के यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके पीछे ठोस कारण है कि क्यों कानून इतनी सख्त मनाही ये देता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस टॉर्चर बहुत एक गहरी बीमारी के रूप में है। हर केस में पुलिस कोशिश करती है कि इन्वेस्टिगेट क्या करे, सबूत क्या इकट्ठे करे। सबसे आसान रास्ता क्या है? टॉर्चर कीजिए और अक्यूज्ड के मुंह से एक कन्फेशन निकाल लीजिए कि वो खुद कह दे कि भाई मैंने तो ये गुनाह किया है, और आप उसी को एविडेंस के रूप में डाल के उसको सजा दिलवा दें। इसलिए इसको हटाया गया है क्योंकि टॉर्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है हमारे देश में। दूसरा, रिमांड लेने की 15 दिन की अवधि होती है पुलिस के पास और चार्जशीट फाइल करने की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत 90 दिन की अवधि मिलती है, ताकि किसी भी व्यक्ति की
आजादी आजादी पर्सनल लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बहुमूल्य वैल्यू और राइट माना गया है। किसी भी व्यक्ति को आप जेल में सलाखों के पीछे नहीं रख सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ एक केस ना हो। ये कानून क्या कहता है? चार्जशीट 90 दिन छोड़कर आप 180 दिन लगा लीजिए चार्जशीट दाखिल करने में, और रिमांड केवल पहले 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन तक पुलिस मांग सकती है। ये सब बातों से टाडा और पोटा का अगर अनुभव हम अपनी आंखों के सामने रखें तो इनसे क्या परिणाम मिला था कि पुलिस, जिसकी वैसे ही बहुत कमजोर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में, वो पूरी ढिलाई कर देती है, क्योंकि अब तो बहुत समय है, कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। कोर्ट भी आसानी से समय दे देगी ये देखकर कि हमने ये केस, ये वाला इतना सख्त कानून लगाया है तो ये बहुत खौफनाक, खतरनाक क्रिमिनल होगा, और अगर अंत में कोई सबूत नहीं हुआ तो 180 दिन के बाद वो रिहा हो जाएगा। तो उसके हकों का क्या होगा? एक जीवन को इस तरह नाश करने का कैसे अधिकार दिया जा सकता तो क्या है? कहा जाए आखिर गुजरात में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। 3 बार पहले पास हो चुका है, 2 बार राष्ट्रपति इसे वापस कर चुके हैं कुछ प्रावधानों को लेकर। इसके बाद यानी मैं कहूं कि बार बार अगर गुजरात इस तरह के प्रयास कर रहा है, वहां की विधानसभा इसे पास कर रही है, क्या मकसद है, क्या मोटिव देखता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत हैरानी और परेशानी की बात है, क्योंकि जब किसी भी पार्टी के पास एक मेजॉरिटी होती है, एक ब्रूट मेजॉरिटी होती है, चाहे वो स्टेट में है और आज सेंटर में भी उसी पार्टी की है, उसका मतलब है कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की जिम्मेदारी आप पर बढ़ गई है। उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता, ना उसका इस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है कि वो कानून जो 2 अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने को लगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं और जो राइट्स हैं उससे तालमेल नहीं खाता, इसलिए वापस भेजा गया। आप दोबारा तीसरी चौथी बार उसको, तीसरी बार तो वो पेंडिंग है, वो अपने आप में दिखाता है कि प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं दे रहे हैं। चौथी बार एक ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करना, ये पूरी डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस और स्ट्रक्चर है उसका मजाक बना देना और लोगों के हितों के खिलाफ जाने की बात है। और वृंदा, क्या कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इसमें जिस तरीके के क्लॉजेस रखे गए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी कि फोन कॉल्स को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना, और जैसे कि पहले कहा गया कि जो भी कन्फेशन होगा अगर वो पुलिस अधिकारी के सामने, उसे भी सबूत के तौर पर माना जाए, तो क्या इसे जो तमाम कानूनी प्रावधान हैं भारतीय, मैं कहूं संविधान के मुताबिक, जिसमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं, उनका अगर ये उल्लंघन करता है तो अपने आप ये कानून या फिर ये जो विधेयक है ये इनवैलिड हो जाता है एक तरीके से? वो तो जब तक उसको चुनौती नहीं दी जाएगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो वैलिड रहेगा अगर प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं। जहां तक इंटरसेप्शन की बात है, ये इंटरसेप्शन आज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बहुत हद तक अलाउड है, और वो किया जा सकता है अगर उसका जो प्रोसीजर है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से सैंक्शन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है उसको करने की, तो वो प्रावधान आज के कानून में है। यूएपीए का पूरे देश भर में लागू होता है। विशेषकर यहां पर क्यों एक अलग से ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है, पहले यह सवाल उठाना चाहिए। कानून केवल सरकार इसलिए नहीं बना सकती कि वो अपने आप को और अपने अंडर काम करने वाली पुलिस को बेपनाह ताकत और पावर दे। ये कानून बनाने का कोई रैशनल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे 2 उदाहरण लेना चाहूंगी। अक्षरधाम का जो अटैक हुआ था गुजरात में, वहां पर वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को देते हुए उस जजमेंट में कहा कि जितने मुसलमानों को इसमें डेथ सेंटेंस दिया गया है ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से, वो सबको पुलिस ने झूठा फंसाया है, और पुलिस ने पोटा के अंतर्गत उनको टॉर्चर करके उनसे कन्फेशंस ली हैं, उनको रिप्रोड्यूस किया गया है जजमेंट में। और कौन से पुलिस अफसरों ने ये टॉर्चर किया और कन्फेशंस ली और उसकी बुनियाद पे डेथ सेंटेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए वो सारे अक्यूज्ड को बरी करके अक्विट कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि गुजरात में हाल ही में कुछ साल पहले वृंदा, एक आखिरी सवाल, जो बीजेपी के नेता हैं और गुजरात के कई नेताओं के आज बयान सुन रहा था, उनका कहना है कि आतंकवाद से लड़ना कोई
आम चुनौती नहीं है, और क्योंकि वो लोग एक स्पेशल कैटेगरी में है और जिस तरीके से आतंकवाद को फैला रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमें कुछ अलग तरह के कानूनों की जरूरत है और इसीलिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि इस वक्त देश में जो कानून है उनसे हम आतंकवाद से नहीं निपट सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद से क्या कानून कभी भी निपट सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा रही है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे और भी कई मुल्कों में। तो वो एक बहस है जो होनी जरूरी है। ये कानून क्या करते हैं कि पुलिस को बहुत पावर दे देते हैं, कोर्ट्स इसका नाम देख के ही उतनी स्क्रूटिनी नहीं करते हैं। और टाडा और पोटा के अंतर्गत क्या देखा गया, गुजरात में टाडा में सबसे ज्यादा केस हुए, इसलिए नहीं कि उस वक्त गुजरात में सबसे ज्यादा 80 के दशक में गुजरात में सबसे ज्यादा आतंकवाद नहीं था। फार्मर्स मूवमेंट वालों को, ट्रेड यूनियन वालों को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन सब के ऊपर टाडा थोपा गया था। आपके गलत इस्तेमाल होता रहा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था। बार बार गलत इस्तेमाल हुआ और इसी कारण टाडा को पार्लियामेंट ने दोबारा रिन्यू नहीं किया और पोटा को भी नहीं किया, क्योंकि इतनी एविडेंस पार्लियामेंट के सामने थी और इतना लोगों में आक्रोश आया कि किस तरह इनोसेंट लोगों को बार बार फंसाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि जब चाहे वो राजीव गांधी के मर्डर का केस है, चाहे वो अजमल कसब का केस है, ये सब केसेस में कन्विक्शन हुई है, सेंटेंसिंग हुई है, उसमें कभी भी कोई टाडा पोटा एंटी टेरर स्पेशल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत हुआ है। टेररिज्म से लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना सरकार का बिल्कुल दायित्व भी है और ड्यूटी भी है, मगर ये कानून केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि जिनके ऊपर वो लोग जो उनसे उनकी बात से मत नहीं खाएं, उनके ऊपर किस तरह स्टेट टेरर फैलाती है कानून के द्वारा। जी वृंदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए आपका।